हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और आज के इस वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज पावर शेयरिंग, ये हम 30 मिनट्स में खत्म करेंगे। देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी जो हमने सैम्पल पेपर देखा उससे अच्छे खासे क्वेश्चन ये वाले चैप्टर से हमें देखने को मिले। काफी कंसेप्चुअल थे, लेकिन अगर आप रिपीटेडली चीजों को पढ़ लोगे, अच्छे से तैयारी कर लोगे तो हो जाएगा। और एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बाहर से कुछ आया भी नहीं है। तो चलो जल्दी से सेशन को देखते हैं। पावर शेयरिंग हमारा चैप्टर है, वन शॉट में 30 मिनट्स में हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो लेट मी टेल यू, बिफोर एक्चुअली वी स्टार्ट विद द सेशन, लेट मी टेल यू दैट ये चैप्टर ये हमें सिखाता है कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। जिसके लिए पहले हमें दो केस स्टडी कराएगा, दो देशों में घुमाने लेके जाएगा। तो चलो आओ चलते हैं। द फर्स्ट कंट्री दैट वी आर गोइंग टू गो टू इज एक्चुअली बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम जो हमारा कंट्री है, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, ये ऐसे एरियाज में डिवाइडेड है। येलो वाले एरिया को फ्लेमिश एरिया कहते हैं, ये जो रेड वाला है इसको वलोनिया रीजन कहते हैं, और ये जो छोटू सा ऑरेंजिश रीजन दिख रहा है ये कैपिटल है, ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो आई होप आपको समझ आई गई होंगी। नाउ इफ यू लुक एट दिस प्लेस ना, तो ये जो येलोइश एरिया है जो कि फ्लेमिश एरिया है, इसमें 59% डच लोग रहते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम यहीं पर इसी वेलोनिया रीजन, सॉरी इसी फ्लेमिश रीजन के कैपिटल की बात करें, तो यहाँ पर 80% फ्रेंच के लोग रहते थे, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, और 20% डच लोग रहते थे। और जो रेडिश एरिया है वो 40% लोग जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और ये जो थोड़ा सा शेडेड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर 1% जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। सो इन टोटल दिस विल गो अप टू 100%। ये हमारा प्रोपोर्शन हो जाता है 100%। मैम कुछ तो बढ़िया है, हाँ ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना है? देखो, इस इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले तो चारों इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। फ्लेमिश एरिया में डच रहते थे 59%, ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच का क्या परसेंटेज था, जो कि उनका कैपिटल था। ठीक है, एंड देन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर वलोनिया जो रीजन था जिसमें 40% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, वो करना था। और फर्स्ट वाला जो वो जर्मन है। अब आप इसमें से 2% कोई भी याद कर लो, वॉट एवर यू फील इजी विद, तो आपको थर्ड वाला परसेंटेज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। प्लस माइनस करके भी वो परसेंटेज निकाल लोगे, राइट। तो ये तो एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। हो क्या रहा था, देखो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो। बेल्जियम जो है एक छोटू सी कंट्री है यूरोप में, स्मॉलर इन साइज देन हरियाणा, वेरी नाइस। पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी ऑलमोस्ट जनसंख्या। बॉर्डर्स, ये क्वेश्चन PYQ है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन दी PYQ। एंड बच्चा ये देख लो आप जरा, कि आपसे जरूर पूछा जाएगा कि ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका बेल्जियम। सो वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। फ्रेंच वो रिच एंड पावरफुल, इन जनरल जो फ्रेंच लोग थे, जो लोग फ्रेंच बोलते थे, वो काफी पावरफुल थे। ठीक है, वो लोग काफी पावरफुल थे, रिच भी थे। तो ये पूरी स्टोरी है बेसिक बेसिक सी। तो व्हाट वाज एक्चुअली द थिंग, चलो। अच्छा, एकोमोडेशन करना पड़ा। एक्चुअली होता ये था कि एक नया कंसेप्ट था, दैट वाज ये जो हमारे पास पूरी सिचुएशन हो रही है, विच इज द फ्लेमिश एंड द ब्रुसेल्स वाला एरिया, इसमें हमें चीजें देखने को मिलेंगी कि ये जो कैपिटल वाला बहुत ही यूनिक केस था ना, यहाँ पर मेजोरिटी 80% रहती थी फ्रेंच बोलने वाले। लेकिन पूरे के पूरे अगर ब्रुसेल्स की बात करें, पूरे के पूरे बेल्जियम की बात करें, तो बच्चा आपको देखने को मिलेगा कि वो तो पूरे देश में मेजोरिटी में थे डच लोग। तो डच लोगों को आपके कैपिटल सिटी में बहुत सारा अत्याचार सहना पड़ता था, एंड इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड फाइटिंग ओवर दिस। ये इतना ज्यादा लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। पर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इंटरवीन करती है, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इंटरवीन करती है, और पूरी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सोल्यूशन निकाल देती है। तो अगर हम देखें बेल्जियम में करती है वो अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाहर जाते हो पढ़ने हॉस्टल वगैरह में, तो आपके पेरेंट्स आपको अकोमोडेशन ढूंढ के देते हैं जहाँ पर आप सेफली रह सकते हो। तो यहाँ पर बेल्जियम के लोगों ने ना अपने ही लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, अपने ही लोगों को बहुत अच्छे से बोला, या वॉट एवर लैंग्वेज वॉज दैट जो उनकी अपनी नहीं भी थी, उसको बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर लिया, अपने घर में रख लिया कि हम सब प्यार से रहेंगे। एंड उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे था गवर्नमेंट का। सो एज वी कैन सी, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड इन द सेंस, उसमें नई एडिशंस करी, और वो भी पता है कितनी बार, वो भी पता है कितनी बार, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स गवर्नमेंट ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा नहीं, आपके बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा कि भाई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप हमेशा खुशी से रहो। डच एंड जर्मन स्पीकिंग जो मिनिस्टर थे, उनको बोला कि आपका इक्वल नंबर चाहिए, हमें किसी का कम ज्यादा परसेंटेज नहीं चाहिए जो पहले और था, हम सबको इक्वल रखें, कोई दिक्कत नहीं है।
नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, एक कोई भी सिंगल कम्युनिटी खुद से कभी डिसीजन नहीं ले पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम ऑफ द टाइम फ्रेंच की गवर्नमेंट चाहती थी, डच बोलने वाले लोग चाहते थे, तो अकेला कोई नहीं ले सकता है डिसीजन, सबसे पूछ के ही सारे डिसीजन होंगे. और स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट भी नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो एक पूरे कंट्री का गवर्नमेंट है और जो अलग अलग एरियाज के गवर्नमेंट है, सब अपना अपना काम करेंगे. सो बेल्जियम वाज लाइक वेरी पॉजिटिव आउटलुक के साथ उसने अपने लोगों को अकोमोडेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम लोगों के बीच में नहीं आई. और यहाँ तक कि उसने ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज आल्सो हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसको ये लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला. एक इनके पास इंटरनेशनल मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट भी था, एक स्टेट गवर्नमेंट भी था, और एक यूनिक फीचर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था, जो कि सारी चीजों को बच्चा यहाँ पर अच्छा करने वाला था. और जो कि कोई भी लैंग्वेज से लोग बिलोंग करने वाले थे तो अपनी बातें रख सकते थे कि क्या सच में अच्छा हुआ है, सारी चीजें अकॉर्डिंगली हुई है ना. सो दे यूज्ड टू हैव फ्रीक्वेंटली, दे यूज्ड टू मीट एंड डू देयर ओन थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो यहाँ पर मिलते थे, बहुत अच्छे से बात ही बोलते थे, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. एंड ऑल्सो ब्रुसेल्स वाज चोजन एज हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन. नाउ यूरोप एक बहुत बड़ा कंट्री है और उसके बहुत सारे मल्टीपल नेशंस हैं. एंड ब्रुसेल्स वाज दैट वन प्लेस जिसको हेडक्वार्टर बनाया गया यूरोपियन यूनियन का, जहाँ पर सारे यूरोप के देश मिलने आते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे. बिकॉज उसने एग्जाम्पल ही ऐसा सेट किया है कि कहीं जाना है तो आप जो है ब्रुसेल्स चले जाओ, वहां पर आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, एवरीवन इज हैप्पी ओवर देयर, वो लोग तो बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं. सो ब्रुसेल्स को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ भी मिली, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला. सो दैट वाज अ केस ऑफ आपका बेल्जियम. नाउ बेल्जियम का केस हो गया. अब बेल्जियम का ऑपोजिट, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट, पोल्स अपार्ट हुआ श्रीलंका में. श्रीलंका में कुछ यूनिक प्रॉब्लम थी, लेकिन श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने रिएक्ट ही अजीब तरीके से किया, और इतना अजीब तरीके से रिएक्ट किया कि पीपल लिटरली किल्ड ईच अदर, एक दूसरे को मार दिया लोगों ने, सुसाइड बॉम्बर्स बन के. आवर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ही वाज आल्सो असैसिनेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ओनली, क्योंकि वो इंडिया से ऑब्वियसली मदद भेज रहे थे. सो पीपल वर नॉट लाइकिंग कि श्रीलंका में जो इशू हो रहा था, इंडिया वांटेड टू हेल्प पीपल, राइट, उसमें बहुत सारे इंडियंस भी इन्वॉल्व थे. तो फिर उसके वो दुश्मनी निकालने के लिए ही वाज नॉट असैसिनेटेड, बट उनके पास एक लड़की जो है सुसाइड बॉम्ब पहन के जाती है और वो अपना बटन दबा देती है, वो भी जो है बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है, एवरीवन अराउंड देम डाइड, राइट. सो दैट वाज द केस. अब आ जाओ जल्दी से श्रीलंका का, अगर हम पूरा एग्जाम्पल देखें तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है भाई, है ना, एक आइलैंड कंट्री है, वी ऑल नो दैट, राइट. तो बच्चा यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी चीजें समझनी, आओ श्रीलंका के बारे में लिटिल डिटेल्स देखते हैं. श्रीलंका आजाद होता है हमसे लगभग 1 साल बाद. अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, थोड़ा सा तमिलनाडु के कोस्ट से दूर है. पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, एंड दैट इज यहाँ पर रहने वाले जो सबसे ज्यादा मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, दैट इज सिन्हाला स्पीकर्स. सिन्हाला स्पीकर्स है 74%, ठीक है, 74%. एंड आपके तमिल स्पीकर्स हैं 18%. और ये तमिल स्पीकर में भी फर्दर डिवीजन थी 13 एंड 5 का. ये तमिल में जो थे, ये थे नेटिव तमिल जो वहीं पर पैदा हुए हैं, इनका दादा परदादा सबका बदला लेगा तेरा फैसल, ये यहीं पर 13% पैदा हुए थे. लेकिन ये 5% होते थे इंडियन तमिल. तो ड्यूरिंग एनी टाइम जो स्लेव ट्रेड के टाइम पर, या फिर इनके पूर्वजों की जो अंग्रेज हमसे खेती कराते थे, तो अंग्रेजों के टाइम पर हम यहाँ पर चले गए, हमारे कुछ तमिल जो लोग थे वो यहाँ पर चले गए. सो दैट वाज अ होल एंटायर थिंग हैपनिंग. एंड इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर होते हुए नजर आएंगी, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा हमारा केस था बच्चा, जो हमें श्रीलंका में होते हुए देखने को मिल रहा था. थोड़ी सी बातें जान लेते हैं श्रीलंका का क्या रिस्पॉन्स था. मैंने बोला एकदम ऑपोजिट रिस्पॉन्स था, एकदम बिल्कुल पोल्स अपार्ट डिसीजन लिया जो बेल्जियम ने करा, उसका बिल्कुल रत्ती भर भी श्रीलंका ने सीखा नहीं उससे. Now, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट पास कर दिया 1956 में, जिसमें एक लैंग्वेज को स्पेसिफिकली बोला गया कि सारे काम इसी लैंग्वेज में होंगे. बहुत बढ़िया, शाबाश.
तो ये सब जब हुआ, सो ये होता है एक एक्ट, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। एंड 1956 में आपके सिन्हाला लैंग्वेज, यानी कि जो 74% लोग होंगे उनकी चलेगी, उनको जॉब्स मिलेंगी, उसी लैंग्वेज में एग्जाम होगा, और बाकी एग्जाम में आप लैंग्वेज में एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाओगे, तो लोग जो बाकी लोग होंगे वो गुस्सा हो जाएंगे। एंड इट्स नॉर्मल राइट, कोई भी गुस्सा हो ही जाएगा, इसलिए इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है। अच्छा, अब एक और बात सुनो, बाकी लैंग्वेज को तो इन्होंने डिसरिगार्ड किया। तमिलियंस डिमांडेड तमिल एलएम, वो लोग बोले कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुई, हे प्रभु हरिनाथ जगन्नाथ हरिओम प्रेमानंदी, अब हमें भी हमारी लैंग्वेज चाहिए, हमें भी हमारी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो ना। अरे मुझे नहीं आती भाई इंग्लिश, मुझे हिंदी में एग्जाम लिखना है, मुझे नहीं आती तमिल लैंग्वेज, मुझे हिंदी में एग्जाम लिखना है, मुझे नहीं आती मराठी लैंग्वेज, मुझे इंग्लिश में एग्जाम लिखना है, सो दैट इज माई बेसिक राइट। मैं जो चाहूँ इंडिया जैसी ब्यूटीफुल कंट्री में कर सकती हूँ। बट वो तो श्रीलंका है, श्रीलंका में बाकी लैंग्वेजेस को डिसरिगार्ड, ओनली सिन्हाला से ही बनेगा सारा काम, ये बात है। द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि इट लेड टू सिविल वॉर। ये बहुत बुरा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना वर्स्ट टाइम पीरियड रहा है ना श्रीलंका के लिए, दैट मतलब घर से बाहर निकलना मुश्किल था। घर से बाहर निकलना मतलब मौत, मर जाओगे, इतना ज्यादा हर तरीके से सिविल वॉर चला। इवन बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पार्टिसिपेट करने का या उनको चीजों को रेक्टिफाई करने का ट्राई करा, कोई मतलब नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। सो दैट वाज द एंटायर थिंग हैपनिंग। एंड फाइनली 8209 में जाके बच्चा आपकी जो क्या थी ये पूरी जो प्रॉब्लम थी, जो सिविल वॉर का प्रॉब्लम था, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपके दो चीजें आपको याद रखनी है कि अगर हमसे कोई पूछेगा, वैसे तो कौन ही पूछेगा, सीबीएसई पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा सीबीएसई कि बेल्जियम का क्या रिस्पॉन्स था और श्रीलंका का क्या रिस्पॉन्स था, तो दोनों रिस्पॉन्सेज हमें क्लियरली नजर आने चाहिए, क्लियरली हमें पता होना चाहिए। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है वो एकमोडेट कर लेता है अपने लोगों को, लेकिन श्रीलंका एकोमोडेट नहीं करता है। वो एक ऐसी पॉलिसी जो कि मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी, मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी को वो फॉलो करता है, जो कि बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों केसेस बिल्कुल ऑब्वियसली अपने आप से अलग थे, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। अब ये सारी प्रॉब्लम के बाद हमने रियलाइज करा कि भाई पावर शेयरिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हम तो नहीं देख सकते हमारे साइड में कोई बैठा हुआ है सुसाइड बॉम्ब बन के एक लाइब्रेरी में, जो है ये पूरा है जुलाई का टाइम चल रहा था, 1983 के टाइम की बात है ये। एंड एक जो है लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे और एक सुसाइड बॉम्बर लाइब्रेरी में घुसता है, और मतलब उसने वो सुसाइड बॉम्बर है ना, जो ऐसे टाइमर होता है कि मैं 2 मिनट में फट जाएगा बम, उसमें टाइमर लगा होता है, वो लाइब्रेरी में पहुंचता है और लगभग 20-30 सेकंड बाद वो फट जाता है, लाइक पूरी की पूरी बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में आग लग जाती है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट डाइड। तो ऐसे सिचुएशन किसको भी पसंद होगी, राइट? नोबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ टेरर इन दी सोसाइटी। तो फिर अब हमें पता चला कि ओहो, पावर शेयरिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पावर शेयरिंग करना दो रीजंस की वजह से जरूरी है, वन इज प्रूडेंशियल एंड वन इज मॉरल। आपके पास बुक है और आपके पास सारी फैसिलिटीज है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। सो प्रूडेंशियल मतलब किसी चीज का होना, और मॉरल चीज किसी चीज का दिमाग से यूज करना। सिर्फ और सिर्फ दिमाग होगा लेकिन यूज नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग प्रूडेंशियल एंड मॉरल मीन्स। प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है बच्चा कि प्रूडेंशियली हमारे पास पावर शेयरिंग है तो ये रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट को। ये बहुत अच्छा एक गुड वे है टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये प्रूडेंशियली हमें ये बताते हैं कि देखो यार, ये लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, बढ़िया से पावर को शेयर करो, जिसको जितना पावर शेयर करना वो उतना करे, लेकिन किसी को दुख दर्द मत दो, ठीक है? इट अफेक्ट्स बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। प्रूडेंशियल रीजंस की वजह से ही हमें पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग है वो मेजोरिटी को भी हेल्प करता है और माइनॉरिटी को भी हेल्प करता है, और दोनों के साथ बुरा होगा तो एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। कि अगर मान लीजिए सोसाइटी में सिर्फ लड़के लड़के रहेंगे तो नथिंग कैन हैपन, राइट? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर ऐसी पूरी सारी चीजें चलती रहेंगी। प्रूडेंशियल रीजंस टेस्ट हाउ दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। कि पावर शेयरिंग अगर हमारे पास एक सैंपल पेपर आ गया है, पेपर लीक
लीक हो गया, लेकिन पेपर लीक का क्या, आपके पास सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा है पर पढ़ ही नहीं रहे हो, तो कैसे आएंगे मार्क्स, है ना। तो मॉरल मतलब किसी चीज का होना और प्रूडेंशियल मतलब उसको यूज करके अच्छा आउटकम निकालना। तो बच्चा आउटकम आपको बहुत अच्छे तरीके से निकालना है अगर आपके पास पावर शेयरिंग अवेलेबल है। अब थोड़ा सा मॉरल रीजन को देख सकते हैं, मॉरल को हिंदी में बोलते हैं नैतिक, कि जो ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। ये तो पावर शेयरिंग का स्पिरिट है, मॉरल जो है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नैतिक रूप से यही है कि भाई सही तरीके से यही है कि अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो ही डेमोक्रेसी, वरना कौन सी डेमोक्रेसी, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। श्रीलंका तो बिल्कुल इसका एक बेकार एग्जाम्पल है, जहां पर रत्ती भर भी डेमोक्रेसी नहीं थी। A democratic rule involves power sharing with those affected by its exercise and have to live with its effect। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा कि किसकी बात हो रही है, ये मॉरल की बात है या प्रूडेंशियल की बात है। तो ऑब्वियसली जो है पावर शेयरिंग में जिसके साथ गलत होता है उनके साथ जो है रह रहे हैं ना सोसाइटी में लोग, ऑब्वियसली आज भी रह रहे हैं श्रीलंका में, आज भी इंडियन तमिल रह रहे हैं, नॉर्मल तमिल भी रह रहे हैं, मतलब नेटिव तमिल जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और सिन्हालीज भी रह रहे हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन दोनों को साथ में रहना मतलब झगड़े का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है, लेकिन अगर पावर शेयरिंग होता रहेगा तो झगड़े की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, सिंपल सी बात है ना। मॉरल रीजन एम्फेसाइज द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ये समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें तुम खुद सोचो कि तुम भाई बहन हो और तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, इट डज नॉट मीन दैट यू वांट टू किल ईच अदर, इट जस्ट दैट कि आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता है, बट आप रहे तो सेम ही घर में रहे हो ना। तो क्या है, आप वहीं पर रह रहे हो, अपनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हो और बढ़िया से रह रहे हो, बस यही पूरा कहानी है। हमें लोगों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है बेसिकली, हम उसके लिए लड़ाई झगड़े करें ये प्रॉपर वे नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थोड़ा सा हमारे पास हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन यही है कि बस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब देखते हैं थोड़ा सा, ये हमारा पोर्शन है जो कि हम इस पूरे एरिया में देखेंगे। Power sharing has emerged as a strong substitute to the idea of undivided political power, which believed in giving power to one person or group of a person located in one place. The core principle of power sharing is that people are the source of all political power. एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगों के पास ही है। पावर शेयरिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है, जहां पर पहले के जमाने में जो एक कम्युनिटी अपना प्रेशर करके, अपनी मेजोरिटी दिखा के अनडिवाइडेड रूल कर रही है, सारी की सारी चीजें सिन्हालास के लिए होती थी। किस मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी घर में रह रहे हो और उस घर में सिर्फ एक ही इंसान की फेवरेट चीजें बन रही हैं, तो वो तो फिर फेवरिज्म हो गया, वो तो फिर क्या हो गया, सपोर्ट एक ही इंसान को दे, एक इंसान के हाथ में सारे, अब उसमें कोई पावर शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये है कि एक दिन मम्मी ने हेल्दी बना लिया तो एक दिन अनहेल्दी भी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोज रोज हेल्दी हम नहीं खा सकते, तो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड जस्ट लाइक दैट पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चा ये सब्स्टिट्यूट होता है। पावर शेयरिंग में आपको पावर को शेयर करना पड़ेगा, और जब पावर को शेयर करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, पावर शेयर हो रही है, सारी पावर आपके पास नहीं है। अब मेरे को देखो, हाँ अब मैं ही इस मैथ्स पढ़ाने लग जाऊँ, मैं ही साइंस पढ़ाने लग जाऊँ, मेरे को ही सारा क्वेश्चन पेपर बनाना, तो मैं कैसा भी क्वेश्चन पेपर बना दूँ, किसी भी हिसाब से उसको चेक कर दो, इज नो अथॉरिटी टू चेक माई थिंग्स, ठीक है। तो उसको तो कोई चेक भी नहीं करेगा, तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम चीजें, विच बिलीव्ड इन गिविंग पावर टू वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस, तो पावर को शेयरिंग करते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक इंसान के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं देते हैं, जैसे कि हम क्लास 9 में रोबोस्फेयर को पढ़ के आए थे, मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर, रिमेंबर। तो ये कोर प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग का कि पीपल आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। Democracy gives due respect to diverse groups and views prevailing in a society, and everyone has a voice of in the sharing of public politics। जो भी सारी चीजें होती हैं बच्चा, जो भी सोसाइटी में हो रहा है, लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उनको सही लगेगा वो तो सही बोलेंगे, उनको बुरा लगेगा तो बुरा बोलेंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, दैट इज योर ओन थिंग। आप बस कुछ चीज ऐसी मत करना जिससे देश को या किसी इंसान को बुरा लग जाए, दैट इज ऑल। इट डज नॉट हैव टू बी डेरोगेटरी, अदरवाइज सब कुछ चलेगा। In a democracy, therefore, it is mandated that the political power should be distributed among many citizens as much as possible। तो पावर शेयरिंग में सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर शेयर करने दो, एक इंसान के हाथ में सारी पावर दे देंगे तो वो फायदा उठाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, ये किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करके देख लेना। अब ये चार तरीके से हमारे पास पावर शेयरिंग होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली
पूछा जाता है। अब ये पूरा ऐसे ही आ जाता है 3 मार्कर्स में कि मेंशन सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो 1 2 3 लिख के आ जाना 4, या फिर ये एक एक करके भी आता है एग्जाम में कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्स वाला एक्सप्लेन करो। सो दैट इज हाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो सबसे पहले कुछ हम लोग ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को पावर देते हैं, कुछ हम गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को पावर देते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट को हम पावर शेयर करते हैं, और कुछ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिसमें मैन विमेन राइट विमेन्स एसोसिएशन, या हम बोल देते हैं ट्रेड एसोसिएशन एंड थिंग्स लाइक दैट। जो लोग सोसाइटी के इश्यूज फेस कर रहे थे उन लोगों ने पावर शेयर करी। जैसे कि अभी लोकसभा में जो सीट्स होती है ना उसमें भी पावर शेयरिंग हो रही है। सारी सीटें जनरल को नहीं मिलती है, कुछ सीटें एससी एंड एसटीज के लिए रिजर्व होती हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो वहां पर आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सारी सीट्स रिजर्व, दैट इज द पावर शेयरिंग कि भाई ये लोग बहुत पीछे रह गए थे, इनको पावर शेयर करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग। अब देखो हॉरिजॉन्टल जो कि हमारा ऑर्गन वाला होता है पहला। अब ये ऑर्गन है हमारे 3 है ना, लिवर किडनी हार्ट, इनका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये चारों तीनों कनेक्टेड है, इनको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है। इनको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं बिकॉज ये एक दूसरे पर हमेशा चेक रखते हैं कि कहीं तूने कुछ गलत लॉ तो नहीं पास कर, कहीं तूने कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई चेंज नहीं कर दिया, कहीं तूने अपनी मनमानी तो नहीं ओ हो करप्शन कर दिया, अब तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो चेक एंड बैलेंस करते हैं, कोई भी इसमें ऑर्गन सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता है, तीनों ऑर्गन जरूरी है, एक भी नहीं रहेगा तो फिर सांस में प्रॉब्लम होने लगेगी। ऑल ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शन एंड कीप एन आई ऑन ईच अदर, ठीक है। तो दैट इज हाउ दैट चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पर चेक भी करते हैं कहीं कोई डिस्पोटिक ना हो जाए, कहीं कोई अपनी ज्यादा ना चलाने लग जाए, यू नेवर नो दैट। तो बच्चा ये पूरी पोर्शन में हमें सारी चीजें हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसको ऑर्गन्स भी बोलते हैं। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, ये सारा डेटा आपको याद रखना है डेफिनेटली। अब आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब आप खुद सोचोगे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी एंड दैट इज मोदी जी की गवर्नमेंट होगी, दैट इज एक गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट। सो भाई मोदी गवर्नमेंट वो कुछ भी कर लेगी, और इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री को संभालने के लिए सिर्फ एक पार्टी तो काफी भी नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इतना डाइवर्स है इंडिया, जो हम इतने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 क्लास 9 से, कि इतना डाइवर्स है, इतनी सारी लैंग्वेज बोले जाती हैं, इतनी जोग्राफिकल वेरिएशंस है, इतना खाना वाना सब अलग अलग है, समझने का तरीका अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, एजुकेशन अलग है, काम करने का तरीका अलग है, एग्रीकल्चर कर रहा है तो कोई सर्विसेज कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमें अलग बनाती है एक दूसरे से, और वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वहां पर तो हमसे आके नहीं मिल सकते ना मोदी जी, कि अरे सर मेरे घर पे तो पानी नहीं आ रहा है, मेरी जो घर की बाहर की रोड है वो टूटी, नो, ही इज मेंट फॉर, ही हैज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते थे। उसके बाद थोड़ी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट देखेगी। अब या लोकल लेवल पर आप किधर रहते हो, शहर में रहते हो, टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, किधर रहते हो, तो एग्जैक्टली अब लोकल लेवल में लोग चांद सितारों पर तो नहीं रहते, बादलों में भी कोई नहीं रहता होगा, या तो लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, या लोग शहर में रहते हैं। एंड हेंस वी हैव टू टाइप ऑफ पावर हियर, which we will do in the chapter number 2 फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, प्रोविंशियल बोलते थे हम अंग्रेजों के टाइम पर, और फेडरल सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं बच्चा। ये तीनों लोग सबसे पावरफुल यही होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, मनी, करेंसी एंड ऑल दैट, बैंकिंग से रिफॉर्म सारे इसी के पास होता है। ये अपनी स्टेट देखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली कोई स्टेट बहुत बड़ी तो कोई बहुत छोटी है, तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और लोकल लेवल पर हमारे जो भी लोकल इश्यूज होते हैं, एनीथिंग एज बेसिक एज हमारे तो इधर कीचड़ हो गया है, वो लोकल लेवल का काम होता है। तो सेकंड जो है हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फिर हमारे पास थोड़े से यहाँ पर बच्चा क्या आते हैं, थोड़े से हमारे पास सोशल ग्रुप्स भी आता है, जो सोसाइटी में होने वाले इश्यूज को देखते थे, बहुत परेशान थे उनसे, तो वो सारे लोग आते हैं। पावर शेयरिंग अमंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ये हमने देखा, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट आपका बेल्जियम में। इंडिया की बात करें तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ होती है, हमारे पास लोकसभा होता है, सुना तो होगा, है ना, इतनी सारी प्रीवियस क्लासेस में हम ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। 543 सीट्स होती हैं लोकसभा में, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं एरिया रिप्रेजेंटेशंस। ये पूरे इंडिया को अलग अलग एरिया में हमने बांटा है, और एरिया के हिसाब से हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में जो जीत जाता है वो बन जाता है। इंडिया में यही जो है SC एंड ST के लिए
SC एंड ST के लिए बच्चा सीट रिजर्व है 47 एंड 81 एंड 47 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो 543 सीट्स है ना, इसमें SC एंड ST के लिए क्या है, कुछ सीट रिजर्व है जिसमें कोई अपनी जो है एंट्री नहीं कर सकता, वो सिर्फ SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के लोगों को ही मिलेगा। तो ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, ताकि इनके बारे में लोग बातें कर पाए, और ये इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। जो जिन लोगों ने बहुत बचपन में देखा है, एंड यू मस्ट हैव डन दैट इन क्लास 8, जहाँ पर BR अम्बेडकर जी को, इवन इन क्लास 6th एंड 7th एज वेल, जहाँ पर BR अम्बेडकर जी को बहुत कुछ सहना पड़ा था, रिमेंबर, जहाँ पर ही हैड टू सफर अ लॉट, और काफी डिस्क्रिमिनेशन उनको देखनी पड़ी थी। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज देयर, और फिर उन्होंने फाइनली गांधी जी से पूना पैक्ट में, जो है हमने पढ़ा भी है, पूना पैक्ट में उन्होंने रिजर्वेशन मांग लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बचा बस हमारा, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर शेयर करती है डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली पावर शेयरिंग मतलब जो कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी के साथ, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो सेम आइडियोलॉजी ऑब्वियसली कांग्रेस की नहीं है या किसी और XYZ पार्टी की नहीं। एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज, एवरीवन हैव देयर ओन डेफिनेशन ऑफ थिंग्स दे वांट टू डू। तो अगर पावर शेयरिंग उनके पास है तो सच में लोगों ने उनको सपोर्ट करा है, ठीक है। When two or more parties form an alliance to contest election, if their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. अब ये 2 से या उससे ज्यादा पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, तो आपको पता है मेजोरिटी लेके आनी पड़ती है। मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा वोट जीतने पड़ते हैं, इतने आधे से ज्यादा जीत गए तो वेल इनको, नहीं जीत पाए तो दूसरी पार्टी को अपनी टीम में लेके आना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट बना पाओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। और उसी के को हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, और अगर इनमें से कोई भी एक निकल जाए तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। चलो, सो दैट वाज समथिंग दैट वाज देयर बच्चा। एंड ये कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो प्रेशर बनाते हैं, आपने सुना भी होगा, लाइक ऑटो वाला हड़ताल पर चले गए हैं, बिजनेसमैन हड़ताल पर चले गए हैं, या वर्कर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन में गए थे। तो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है। ऑटो वाले हड़ताल पर हैं, आज ऑटो नहीं मिलेगा, एंड आज ये सारे लोग हड़ताल पर हैं, आज तो विमेन हड़ताल पर चले गए कि ऐसे होता है तो उसका सही करो उसको। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं बच्चा, प्रेशर बनाते हैं एक गवर्नमेंट पर। और फार्मर्स का एजुटेशन तो हमने बहुत बार देखा है कि आपके फार्मर्स की बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो सरकार पर प्रेशर बनाता है, और फिर जो भी कुछ हुआ है, अगर वो गलत हुआ है तो उसको ठीक करो, ठीक है तो उसको गलत मत करो, ठीक है तो उसको और अच्छा कर दो, एनी रिफॉर्म्स पीपल वांट, तो वो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो बच्चा दैट वाज ऑल अबाउट इट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस, जो कि आपको खुद से करने हैं, ऑब्वियसली खुद से ही करोगे। तो अब फिर मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख लो, Which of the following statement is actually true about power sharing? आपको क्या लगता है कि पावर शेयरिंग में कौन सी स्टेटमेंट सच है? देख लेना, आप पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर, जहां पर पावर शेयर होती है जिनमें से एक कोई भी ऑर्गन नहीं है। देयर आर 3 ऑर्गन, हार्ट, किडनी एंड लिवर, है ना। उनमें से हमने क्या नहीं पढ़ा है वो आपको बताना है, और आज के सेशन में हमने ये चैप्टर पूरा थॉरली, जितना हमसे किया जा सकता था 30 मिनट्स में, हमने इसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये PDF का लिंक चाहिएगा तो टेलीग्राम लिंक जो है, टेलीग्राम पर इसका लिंक भी मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय।